हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम आपके सामने हमारा जो सबसे लास्ट चैप्टर है नेचुरल रिसोर्सेज, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। देखिए, नेचुरल रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है। नेचुरल रिसोर्सेज का मतलब होता है, एक सिंपली भाषा में, वो सभी चीजें जो हमारे चारों तरफ प्रेजेंट हैं, जिनका यूज हम अपनी जरूरतों के लिए करते हैं। मतलब ऑल द, अगर हम डेफिनेशन लिखें तो नेचुरल रिसोर्स का मतलब होता है ऑल द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। All the living and non-living things which is used by human beings to meet their requirements. It means किसी भी कोई भी पार्ट है हमारे पास, लिविंग है, नॉन लिविंग थिंग्स है, वो सब सब्सटेंस जो किसी भी बेनिफिशियल कंडीशंस के लिए ह्यूमन बींग्स के द्वारा यूज किए जाते हैं, उन सभी को हमें नेचुरल रिसोर्सेज में काउंट करते हैं। कि हमारा जो हमारी जो अर्थ है, ये जो हमारी अर्थ है, अर्थ, इस अर्थ के चारों तरफ एटमोस्फेयर प्रेजेंट है। मतलब ये जो रीजन प्रेजेंट है, यहां पर जो भी रीजन प्रेजेंट है, मीन्स आप बायोस्फीयर की बात करते हैं। बायोस्फीयर का मतलब जिसमें लिविंग थिंग्स प्रेजेंट है, मतलब प्लस में नॉन लिविंग्स भी जिसमें प्रेजेंट होते हैं। तो उसमें हमारे पास तीन तरीके की कंडीशन प्रेजेंट है। किस तरीके से प्रेजेंट है भाई? देखिए, नंबर वन कंडीशन अगर हम बात करते हैं, दिस वन इज द एटमोस्फियर, जिसमें अलग अलग लेयर्स प्रेजेंट हैं, इसमें लाइफ पॉसिबल है। इसके अलावा अर्थ की सरफेस को अगर हम देखते हैं तो उसके बहुत सारे हिस्से पे सी प्रेजेंट है। मतलब यहां पर अगर हम देखें तो इसको हमें वाटर में हाइड्रोस्फीयर बोल सकते हैं, हाइड्रोस्फीयर के नाम से बोल सकते हैं। और जो लैंड वाला रीजन प्रेजेंट है उसको हमें लिथोस्फीयर के नाम से बोल सकते हैं। ये सभी रीजन ऐसे हैं जिस रीजन पे लाइफ पॉसिबल है। और लाइफ पॉसिबल है तो मतलब कोई भी सब्सटेंस जो भी प्रेजेंट है, चाहे वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की फॉर्म में है, चाहे वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की फॉर्म में प्रेजेंट है, उन सभी को हम इंक्लूड करते हैं किसके केस में? एक तरीके से नेचुरल रिसोर्स के रूप में। सिंपली भाषा में अगर मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि लाइट, दिस इज द ए नॉन लिविंग फैक्टर। अब ये नॉन लिविंग फैक्टर है, बट लाइट हमें कैसे इफेक्ट करती है? लाइट हमें डायरेक्टली भी इफेक्ट करती है और इनडायरेक्टली भी इफेक्ट करती है। हम सबको फूड की रिक्वायरमेंट होती है। फूड कम्स बाय द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस डन बाय द प्लांट्स, और वो लाइट की प्रेजेंस में होता है। तो इट्स मीन से लाइट की रिक्वायरमेंट हमें है। और अगर डायरेक्टली भी देखें तो सनलाइट हमारी बॉडी पे आती है या इन्वायरमेंट में आती है, हीट प्रोड्यूस करती है, जो हमारे लिए बहुत जरूरी है, जो टेम्परेचर को मेंटेन करती है। तो लाइट है जो एक नॉन लिविंग फैक्टर, या कोई भी किसी एनिमल्स की हम बात करते हैं, जनरली हम प्लांट्स की बात करते हैं। तो प्लांट्स के केस में देखिए, आपका फूड की रिक्वायरमेंट जो होती है वो हमें प्लांट से मिलती है, ऑक्सीजन जो है वो हमें प्लांट से मिलती है। तो कोई भी थिंग्स जो हमारी चारों तरफ के इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है, चाहे वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, ऑल ऑर्गेनिजम्स आर इंक्लूड इन केस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। कि हमारी अर्थ के ऊपर, यहां तक आपको पता है कि जो लिथोस्फीयर है वो हमारी अर्थ पे 29% हिस्से पे प्रेजेंट है, 71% हिस्से पे वाटर प्रेजेंट है। ठीक है ना, 71 पार्ट पे वाटर प्रेजेंट है, 29 पार्ट पे हमारे अर्थ के ऊपर, सरफेस के ऊपर वाटर, 29 पे हमारे पास सोयल मतलब लैंड प्रेजेंट है, और इसमें वाटर प्रेजेंट है। तो अगर हम नेचुरल रिसोर्सेज की बात करते हैं तो नेचुरल रिसोर्सेज को हम क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, अर्थ के नेचुरल रिसोर्सेज को हम क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर यूज। नेचुरल रिसोर्सेज
are classified on the basis of their presence and use। ठीक है, उसमें दो तरीके से है। नंबर 1 हमारे पास कौन सी कैटेगरी है भाई? नंबर 1 हमारे पास है इनएग्जॉस्टिबल। इनएग्जॉस्टिबल इनएग्जॉस्टिबल। सेकंड कैटेगरी हमारे पास क्या है? एग्जॉस्टिबल। इनएग्जॉस्टिबल का मतलब क्या होता है? इनएग्जॉस्टिबल का मतलब होता है, देखिए क्या होता है इसका मतलब, द नेचुरल रिसोर्स विच इज नॉट कंज्यूम्ड कंप्लीटली। ऐसे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं जिनको हम कंप्लीटली यूटिलाइज कर ही नहीं सकते, दे आर प्रेजेंट इन अबंडेंट अमाउंट, दे आर फाउंड इन ए अबंडेंस। अबंडेंट अमाउंट मतलब बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट में। फॉर एग्जाम्पल एयर, वाटर, सोलर एनर्जी एटसेट्रा। ये हमारे पास किसको बोलते हैं? हमें इनएग्जॉस्टिबल का नाम से बोलते हैं। एग्जॉस्टिबल मतलब एग्जॉस्ट, जो खत्म हो सकते हैं। ठीक है, मतलब हम ये कह सकते हैं द नेचुरल रिसोर्सेज विच इज एग्जॉस्टेड आफ्टर सम टाइम। ठीक है, जो कुछ टाइम बाद एग्जॉस्ट हो सकते हैं उनको हम बोलते हैं। इसमें हमारे पास दो कंडीशन है, एक हमारे पास है रिन्यूएबल, एक हमारे पास क्या है भाई? रिन्यूएबल, जो रिन्यू किए जा सकते हैं, रिन्यूएबल। और दूसरा है हमारे पास नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल मीन्स जिनको हम दोबारा से जनरेट कर सकते हैं, मतलब कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको हम दोबारा से जनरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट एटसेट्रा। ठीक है, इनको हम दोबारा जनरेट कर सकते हैं। लेकिन नॉन रिन्यूएबल का मतलब कौन से होते हैं? जो कभी भी दोबारा बनने में, मतलब बने तो गए लेकिन उनको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर देखिए, हम कोल की बात करते हैं, पेट्रोलियम की बात करते हैं, तो ये जो है हमारे पास इसमें आते हैं, नॉन रिन्यूएबल में काउंट होते हैं। यानी नेचुरल रिसोर्सेज जो हमारे पास प्रेजेंट हैं, उन नेचुरल रिसोर्सेज को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। दो कैटेगरीज जो हमारे पास प्रेजेंट है, उसमें से देखिए क्लासिफिकेशन हमने उसकी प्रेजेंस और मतलब एग्जिस्टेंस के बेस के ऊपर, यूज के बेस के ऊपर हमने उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। सबसे पहले हमारे पास है इनएग्जॉस्टिबल्स। इनएग्जॉस्टिबल मीन्स ऐसे रिसोर्सेज जिनको हम कभी भी खत्म नहीं कर सकते, यानी जब तक अर्थ प्रेजेंट है वो रिसोर्स हमारे पास अवेलेबल है। अब ऐसे में रिसोर्स कौन सी चीज हो सकती है? वो रिसोर्स हमारे पास, जैसे एयर की बात करते हैं, एयर का मतलब है विंड मिल। विंड मिल मीन्स अर्थ के अनइवन हीटिंग के कारण जो एयर मूव करती है, जिसको हम विंड के नाम से बोलते हैं। अब वो मूविंग एयर जो विंड है, उसकी सहायता से हम पवन चक्की चलाते हैं, सोल जो विंड मिल्स होते हैं उनका यूज करते हैं, जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस करते हैं और डिफरेंट यूजेस में हम उसको उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास वाटर की बात करते हैं। वाटर इज द मेन सोर्स, लाइक दैट। अब वाटर का हम यूज कर सकते हैं बाई टरबाइन चलाते हैं, रिवर के बेस के ऊपर एम्बैंकमेंट करके, मतलब डैम बना के, या वाटर को हम टाइड की फॉर्म में यूज कर सकते हैं। टाइडल वे जो होती है वो एनर्जी प्रोड्यूस करने में यूज हो सकती है। अगर हम सोलर एनर्जी की बात करते हैं तो सोलर एनर्जी मीन्स सन से जो हीट प्रोड्यूस होती है, उसके टेम्परेचर के कारण जो कंडीशन मेंटेन होती है। ऐसे में हमने देखा है कि घरों पे, छतों पे हम
सोलर पैनल लगाते हैं, उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, तो वो एनर्जी होगी। अब ये हमारे पास इनएग्जॉस्टिबल है, मतलब जो कभी खत्म नहीं हो सकती। नेक्स्ट कैटेगरी हमारे पास है एग्जॉस्टिबल्स, मीन्स जो एग्जॉस्ट हो सकती है। अब इसके लिए हमारे पास दो कैटेगरी हैं। नंबर 1 इज द रिन्यूएबल्स, मतलब ऐसे रिसोर्स जो खत्म हो जाए तो भी हम उनको रिन्यू कर सकते हैं, लेकिन इनके लिए भी कुछ टाइम लगता है उनको रिन्यू करने के लिए। जैसे प्लांट की बात करते हैं, किसी जगह से हम डिफोरेस्टेशन कर देते हैं, पेड़ों की कटाई कर देते हैं, तो ऐसे स्थान पर हम दोबारा से मतलब एफोरेस्टेशन, रिफोरेस्टेशन को हेल्प कर सकते हैं, दोबारा से हम प्लांट ग्रो कर सकते हैं। तो उसको टाइम लगेगा 10 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, लेकिन उसके बाद वो प्लांट हमें फिर से अवेलेबल में होएगा हमारे लिए। तो इसका मतलब ऐसे रिसोर्स जिनको हम दोबारा यूज कर सकते हैं आफ्टर सम टाइम। देन नॉन रिन्यूएबल, जिनको दोबारा प्रोड्यूस करने के लिए हमें बहुत ज्यादा लंबे टाइम की जरूरत पड़ेगी। मतलब आप ये मान के चलिए कि 10,000 से लेकर 1,00,000 साल तक हमें उनका वेट करना पड़ेगा। तो ऐसे में ऐसे रिसोर्स को जिनको हम नॉन रिन्यूएबल में काउंट करते हैं, जैसे कोल है, पेट्रोलियम है, ये जो रिसोर्सेज हैं इनको हमें किस कैटेगरी में, यानी नॉन रिन्यूएबल कैटेगरी में काउंट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम आगे देखें कि भाई हमारे पास ये सब रिसोर्सेज ठीक है, अब इसके बेस के ऊपर हम एक एक रिसोर्स को प्रॉपर वे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हमें, अगर हम इन्हीं रिसोर्सेज को दूसरे क्लासिफिकेशन वे से काउंट करके देखें तो हम इनको ऐसे भी बोल सकते हैं, ये तो हमारे पास यूज और इसके बेस के ऊपर हुए। अब अगर हम नॉर्मली कंडीशन में देखें तो लिविंग, नॉन लिविंग के बेस के ऊपर हम उनको सेपरेट करते हैं। देखिए, अगर हमें लिविंग नॉन लिविंग के बेस के ऊपर डिवाइड करें तो हमारे पास क्या है, लिविंग नेचुरल रिसोर्सेज। देखिए, लिविंग में हमारे पास कौन सी कंडीशन है भाई, हम इसके लिए सीधा एग्जांपल लिखते हैं। सीधा हमारे पास एग्जांपल के तौर पे जैसे फॉरेस्ट, मतलब जिसमें प्लांट्स इंक्लूड हो गए, ठीक है। सेकंड कंडीशन हमारे पास क्या है, जिसमें वाइल्ड लाइफ यानी जंगली जीव जो हैं वो इसमें इंक्लूड हो गए। ये हमारे पास लिविंग नेचुरल रिसोर्सेज हैं। अगर हम नॉन लिविंग की बात करते हैं, सेकंड कैटेगरी हम डालें नॉन लिविंग, नॉन लिविंग की बात करते हैं। नॉन लिविंग, अब नॉन लिविंग को हम दो फैक्टर्स में फिर से फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। अब वो दो फैक्टर कौन कौन से हैं, एक हमारे पास है क्लाइमेटिक फैक्टर, मतलब क्लाइमेटिक फैक्टर्स में नेचुरल रिसोर्सेज, फॉर एग्जांपल वाटर, टेम्परेचर मतलब लाइट, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, ये सब हमारे पास किस में इंक्लूड है, ऑल आर इंक्लूड इन द क्लाइमेटिक फैक्टर्स, जिसके बेस के ऊपर क्लाइमेटिक कंडीशन यानी वेदर कंडीशन, क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज हो जाती है। नेक्स्ट कैटेगरी हमारे पास जो सेकंड कैटेगरी है इसमें, वो हमारे पास है एडाफिक फैक्टर, जो हमारे लिए नेचुरल रिसोर्सेज हैं। फॉर एग्जांपल इसमें हम इंक्लूड करते हैं सोइल रिलेटेड फैक्टर्स को। सोइल रिलेटेड फैक्टर्स का मतलब है जैसे टोपोग्राफी बोले, टोपोग्राफी की बात करें भाई, हमें सोइल टेक्सचर की बात करें, सोइल टेक्सचर के साथ लैंड लैटिट्यूड की बात करें, एल्टीट्यूड की बात करें, या हम किसी और स्लोप की बात करें, वैली, माउंटेन, ये सभी फैक्टर जो हमारे पास है एडाफिक फैक्टर होते हैं, जो किसी ना किसी तरीके से एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, मतलब ह्यूमन बींग्स को किसी ना किसी पॉइंट ऑफ व्यू से अफेक्ट करते हैं। तो हमारे पास डिफरेंट कंडीशंस हैं जिनके बेस के ऊपर हम मतलब जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं या नॉन लिविंग रिसोर्सेज या लिविंग रिसोर्सेज हैं, वो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए यूजफुल होते हैं। अब देखिए, हम एक एक करके कुछ फैक्टर्स को स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम स्टडी करते हैं नॉन लिविंग्स में एयर को। एयर कंसिस्ट ऑफ एटमॉस्फेयर। अब हमारे पास नॉन लिविंग में अगर हम बात करते हैं सबसे पहले,
तो हमारे पास नॉन लिविंग में सबसे पहले है एयर। सबसे पहले हमारे पास है एयर, यानी इंक्लूड एटमॉस्फेयर। एयर में हमारे पास क्या चीज है भाई? एटमॉस्फेयर है। और हमने अभी आपको बताया कि अर्थ जो है, उस अर्थ के चारों तरफ का जो एरिया है, नॉर्मली अगर हम अपने अर्थ को देखें, ये हमारी अर्थ है, ये हमारी अर्थ है, और इस अर्थ के चारों तरफ है अर्थ। अलग अलग हाइट के बेस के ऊपर डिफरेंट रीजन बने हुए हैं, जोन बने हुए हैं चारों तरफ। अलग अलग हाइट के बेस के ऊपर हमने इसको डिफरेंट रीजन्स में डिवाइड कर लिया है, ठीक है ना। इस तरीके से हम डिफरेंट रीजन्स में इसको डिवाइड कर लिया। ये जो रीजन्स हमारे पास प्रेजेंट है, ये एटमॉस्फेयर के ही पार्ट है जो अर्थ के चारों तरफ प्रेजेंट है। सबसे लोअर रीजन जो हमारे पास प्रेजेंट है उसको हमें ट्रोपोस्फेयर, यानी सबसे पहले हमारे पास ये रीजन जो प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड द ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर। देन उसके बाद नेक्स्ट जो रीजन प्रेजेंट है, देखिए ये हमारे पास है स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर। देन उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास है, दैट इज कॉल्ड द मीजोस्फियर। मीजोस्फियर, इसको किस में बोलते हैं? हमें मीजोस्फियर के नाम से बोलते हैं। उसके बाद जो हमारे पास स्फीयर प्रेजेंट है, उस स्फीयर को हम थर्मोस्फियर के नाम से बोलते हैं। नेक्स्ट इज द थर्मोस्फियर। देन ये जो सबसे लास्ट में है, एक्सोस्फियर के नाम से बोल सकते हैं। अब ये डिफरेंट रीजन जो प्रेजेंट है, ऑल आर द पार्ट ऑफ एटमोस्फियर। ये सभी जो पार्ट्स हैं किसके हैं? एटमोस्फियर के। इसके लिए देखिए हमारे पास जो ये डिफरेंट रीजन प्रेजेंट है, एक स्पेसिफिक हाइट तक हम इन रीजन को काउंट करते हैं। एक स्पेसिफिक हाइट तक हम इस रीजन को काउंट करते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि यहां तक जो हाइट प्रेजेंट है, इट्स अबाउट 60 किलोमीटर, ठीक है ना, 60 किलोमीटर। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो 40 किलोमीटर की बात करते हैं। उसके बाद के जो रीजन हैं हमारे पास है, उन रीजन्स को हम थोड़ा सा अलग कैटेगरी के बेस के ऊपर काउंट करते हैं, और हम ये कह सकते हैं कि नेक्स्ट स्फीयर जो हमारे पास 80 किलोमीटर तक, नेक्स्ट 100 किलोमीटर तक, और उसके बाद का जो स्फीयर है वो बहुत लेंथ तक प्रेजेंट है। मतलब हम इस चीज को बहुत लेंथ तक बोल सकते हैं। देखिए ये जो थर्मोस्फीयर है, इट इज आल्सो कॉल्ड द अनदर स्फीयर और हैविंग नेम इज आयनो। इसको हम आयनोस्फीयर के नाम से बोल सकते हैं। आयनोस्फीयर, यानी थर्मोस्फीयर को हम आयनोस्फीयर के नाम से भी बोल सकते हैं। तो ये जो स्फीयर हमारे पास डिफरेंट प्रेजेंट है, इसको आप 100 तक काउंट कीजिए और इसको 400 तक काउंट। उसके बाद जितना भी है वो एक्सोस्फीयर प्रेजेंट है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद एक्सोस्फीयर। अब इस टोटल एटमोस्फीयर के अंदर डिफरेंट गैसेस प्रेजेंट होती है। डिफरेंट गैसेस का डिफरेंट रेशो प्रेजेंट होता है, और वो जो रेशो प्रेजेंट होता है वो किस तरीके से प्रेजेंट है? अगर हम रेशो की बात यहां करते हैं तो सबसे ज्यादा अमाउंट में कंपोजिशन ऑफ गैसेज इन एटमोस्फियर। सबसे पहले सबसे ज्यादा अमाउंट में जो गैस है वो नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन 78%। सेकंड नंबर पे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो गैस प्रेजेंट होती है वो है 20.8%, इसलिए इसको हम 21% काउंट करते हैं। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट गैस की बात करते हैं तो वो हमारे पास एक तरीके से हमें ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को, ऑर्गन को वैसे आर्गन बोलते हैं, जो 0.98% या 93%। इसके अलावा अन्य जो भी हैं सो मेनी, ठीक है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह सब कुछ आती हैं, वो जो भी परसेंट हमारे पास बचती है, एग्जाम्प्ट होती है, ठीक है, वो उसमें प्रेजेंट है। तो 1-3 इस तरीके से कुछ भी परसेंट जो प्रेजेंट है हमारे पास है वो सब इसमें इंक्लूड है। तो ये टोटली जो गैसेस हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, उनकी डिफरेंट रेशो के बेस के ऊपर, डिफरेंट कंडीशन के बेस के ऊपर हमारे पास वो गैसेस प्रेजेंट है। जो भी रिमेन्स है 1% आप इसको काउंट कर सकते हैं कि 1%, सिंगल परसेंट भी बोल सकते हो, जो भी बाकी बचती हैं। तो ये सारी की सारी जैसे हैं, इनका सबका अपना एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन,
यहाँ जो एटमोस्फेयर की डिफरेंट लेयर्स हमारे सामने प्रेजेंट हैं, इन लेयर्स के बीच में एक स्पेसिफिक रीजन है, यहाँ पर एक स्पेसिफिक जोन है जिसमें एक स्पेसिफिक और गैस प्रेजेंट होती है, ठीक है ना, एक और गैस प्रेजेंट होती है, और उस गैस की वजह से इस रीजन को हमें ओजोनोस्फीयर बोलते हैं, ओजोनोस्फीयर। इट मींस यहां पर O3 ओजोन गैस होती है जो हमारे एटमॉस्फेयर की प्रोटेक्शन करती है। किससे प्रोटेक्शन करती है? जो सन से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज हैं, यूवी रेडिएशंस, जो हमारी अर्थ के ऊपर कैंसर का कारण बन सकती हैं, जो किसके कारण कैंसर हो सकती है, उन सभी अल्ट्रावायलेट रेज को अर्थ की सरफेस पे आने से ये रोकती है। मतलब कौन? ये ओजोनोस्फीयर जो प्रेजेंट है, ठीक है ना, ये जो ओजोन प्रेजेंट है ये प्रोटेक्शन करती है। अब अगर हमें इसके अलावा ये देखें कि ये सब जो गैसेज हैं इनका क्या रोल है हमारे एटमॉस्फेयर में, यानी हम एयर की बात कर रहे हैं, हम एटमॉस्फेयर की बात कर रहे हैं, ये जो गैसें हैं इन सब का अपना अपना एक इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे नॉर्मली बात करें, हमें यहां पर देखिए नाइट्रोजन इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ आवर बॉडी। नाइट्रोजन जो है उसकी सहायता से एमिनो एसिड्स बनते हैं। एमिनो एसिड्स जो होते हैं वो प्रोटीन बनाने में मदद करते हैं, और प्रोटीन की हमारी बॉडी को बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद ऑक्सीजन की बात अगर हम करें तो ऑक्सीजन जो होती है इट्स द रेस्पिरेटरी गैस, जो हमें फूड का ऑक्सीडेशन जो है यानी फूड से एनर्जी बनाने में हेल्प करती है। आर्गन भी इंपॉर्टेंट गैस है, लेकिन हम अगर बात करते हैं CO2 की, कार्बन डाइऑक्साइड की, ये हीट प्रोड्यूसिंग गैस है, हीट प्रोड्यूसिंग गैस। अब कार्बन डाइऑक्साइड का हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर हम बात करें कि जो मून है उसका डे टेम्परेचर जो होता है, डे टेम्परेचर जो होता है मून का वो 110 डिग्री सेल्सियस होता है डे टेम्परेचर, और नाइट टेम्परेचर जो होता है वो होता है 190 डिग्री सेल्सियस माइनस। इसका मतलब आप देखिए कितनी ज्यादा वेरिएशन है, अबाउट 300 डिग्री सेल्सियस पर डे। 24 घंटे के इंटरवल में अगर हम टेम्परेचर की वेरिएशन देखते हैं, कहां पर? मून एटमॉस्फेयर पे, मून की सरफेस पे, क्योंकि एटमॉस्फेयर नहीं बोलेंगे क्योंकि वहां पर एटमॉस्फेयर है ही नहीं, तो वहां पर एटमॉस्फेयर नहीं है, तो वहां का जो टेम्परेचर है वो चेंज होता रहता है, और कितना तक? अप्रोक्सीमेटली 300 डिग्री सेल्सियस। जो अर्थ की सरफेस की अगर हम बात करें तो अर्थ की सरफेस पे तो 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर भी 24 घंटे में वेरी नहीं होता, तो यहां पर इतना ज्यादा टेम्परेचर। तो ये जो टेम्परेचर वेरिएशन है ड्यू टू लेक ऑफ एटमॉस्फेयर, यानी मून के ऊपर एटमॉस्फेयर नहीं है, उसकी वजह से इतना ज्यादा टेम्परेचर वेरिएशन होती है हर 24 आवर्स में, मतलब जो भी डे टाइम वहां पर प्रेजेंट है। तो ये दिस टेम्परेचर आर नॉट एप्लीकेबल फॉर सर्वाइवल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसी एटमॉस्फेयर की वजह से अर्थ के ऊपर लाइफ पॉसिबल है, अदरवाइज किसी और प्लेनेट पे अभी तक हमें लाइफ ना मिली। उसका रीजन सिर्फ यही है कि एटमॉस्फेयर में जो भी कंडीशंस है, जो नेसेसरी कंडीशंस है, वो हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में है, ना कि किसी दूसरे प्लेनेट पे, किसी दूसरे स्टार पे। मार्स या मंगल, उन दोनों को उसके पास सबसे ज्यादा सोर्स मीथेन गैस का है, और हमारे इन कंस्टिट्यूएंसी में देखें तो कोई भी किसी भी तरीके का मीथेन का सोर्स इतना ज्यादा नहीं है। सबसे ज्यादा नाइट्रोजन है जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को फेवर करती है, सपोर्ट करती है ग्रोथ के लिए। देन ऑक्सीजन है जो सपोर्ट करती है ऑर्गेनिजम्स को, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे चारों तरफ एटमॉस्फेयर के अंदर डिफरेंट गैसेज हैं, और डिफरेंट गैसेज का रोल भी होता है। देखिए ये जो हमने आपके सामने एक डायग्राम ड्रॉ किया है, इस टेम्परेचर, ये जो डायग्राम है ये टेम्परेचर को चेंज करता है। मतलब जब आप लोअर रीजन से अपर रीजन में जाओगे, पहले तो टेम्परेचर फॉल होगा, देन टेम्परेचर इंक्रीज होगा, फिर फॉल होगा, फिर इंक्रीज होगा। तो ऐसी टेम्परेचर वेरिएशन को अगर हम यहाँ रिप्रेजेंट करें तो सबसे पहले तो टेम्परेचर घटेगा, फिर टेम्परेचर बढ़ेगा, फिर टेम्परेचर घटेगा, और फिर टेम्परेचर बढ़ेगा। तो इस तरीके से अगर हम देखते हैं तो ये टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करता है, ये टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करता है। भाई यहां से अगर इधर जाता है तो डाउन होता है, यानी आप माउंटेन पे जाते हो, हिल स्टेशन पे जाते हो, तो वहां पर टेम्परेचर जो होता है लो होता है, जो आपको अच्छा आनंद देता है। लेकिन अगर आप अर्थ के
यहां ट्रोपोस्फीयर को पार करके जब आप स्ट्रेटोस्फीयर में जाओगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, देन ट्रोपोस्फीयर से आप मीजोस्फीयर में जाएंगे, टेम्परेचर डाउन होगा, और जब मीजोस्फीयर से आप आइनोस्फीयर या एक्सोस्फीयर में जाएंगे फर्दर टेम्परेचर इंक्रीज होगा। तो यही एक रीजन है जहां पर एटमॉस्फेयर प्रेजेंट है, उस एक्सोस्फीयर रीजन के बाद कोई भी एटमॉस्फेरिक कंडीशन नहीं है जो लाइफ को फेवर करती है। तो आज हमारे पास जो ये लेक्चर है, इस लेक्चर के अंदर हमने आपको नेचुरल रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन बताया, कौन कौन सी टाइप है उसके बारे में बताया, और हमने एक नॉन लिविंग फैक्टर जिसमें एटमॉस्फेयर, उसके बारे में डिस्कस किया। आज के लिए हमारे पास इतना ही है। नेक्स्ट केस में हम आपको नेक्स्ट एटमॉस्फेरिक कंडीशन के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय। यानी हम नेक्स्ट लेक्चर में एप्लीकेशन ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय, हैव ए नाइस डे।